नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। और उत्थान न्यूज़ आज एक ख़ास एपिसोड लेके आया है क्योंकि एक ख़ास मेहमान है आज हमारे साथ है डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बब्बू सारंग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, हमारे सवाल जो है वो एक कॉमन लॉयर्स के भी सवाल हैं और कॉमन लोगों के भी ये सवाल हैं। पहले तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपके खुद के बारे में, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं यहाँ पर। क्या आपको इंस्पायर किया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप जज बने, और जो भी अपकमिंग लॉयर्स हैं या जो नए लॉयर्स बन चुके हैं उन बच्चों को आपसे कैसे इंस्पिरेशन मिल सके, इसके लिए आपकी जीवन शैली के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये डेस्टिनी होती है जो किसी को कहीं आदमी प्लान कुछ करता है, पहुंचता कहीं और है। ये सब डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने इसको कैसे प्राप्त किया या इसका रोड मैप तैयार किया, वो ये है कि मेरे फादर जो हैं वो भी एक सीनियर 55 ईयर प्रैक्टिस एडवोकेसी में मेरठ में वो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे, सिविल साइड में प्रैक्टिस करते थे। और बाय बर्थ जो है मैं उनकी जो क्लाइंटेज है उनको देखते देखते उन्हीं की टेबल पे सो भी जाता था। तो ये मान लीजिए कि मैं बाय बॉर्न जो है वो एक लीगल उससे जो पैरामीटर्स हैं उसको मैं समझ पाता था कि कैसे किया जाए। बट क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा ये था कि सभी साइड का नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने इनिशियली साइंस साइड ऑप्ट किया। मैथ्स में मैं टॉपर भी रहा, केमिस्ट्री में टॉपर रहा, और उसके बाद मैंने प्लान किया कि लॉ करना है। देन आई स्टार्टेड लॉ में एडमिशन लिया, लॉ क्लियर किया एंड अप टू LLD जो है वो मैं फ़ाइनल किया। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि न्यू कमर्स जो लॉ में आते हैं, अब मैं देख रहा हूँ पहले लॉ में वो लोग आते थे जो कहीं जो सक्सेसफुल नहीं होते थे, उनको कहा जाता था कि आप लॉ कर लीजिए। Exactly. तो हमारे भी एक प्रोफेसर थे, उन्होंने भी ये एक कमेंट किया था कि जो कहीं नहीं सेलेक्ट हो पाता वो लॉ में एडमिशन ले लेता है। बट आज की डेट में लॉ सबसे मोस्ट पॉपुलर भी है और मोस्ट डिमांडिंग भी है। आज क्लैट करने के लिए बच्चे 5 ईयर का जो लॉ है उसके लिए तत्पर हैं और वो टेस्ट देते हैं, पूरी मेहनत से देते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं मैंने उनका फीडबैक देखा है कि वो बहुत अच्छे ऑफिसेस रन कर रहे हैं, नॉट ओनली advocacy, not only judicial side, but in other branches also they are performing very well. Yes sir, very nice sir. सर, एक चीज़ और जानना चाहते थे, जैसे कि आपके लॉयर्स जो हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है, ख़ास तौर से अलीगढ़ कोर्ट में देखा जाता है कि उनकी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर इन टर्म्स ऑफ कि इम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ कम दी गई हैं। अगर हम बात करें पार्किंग की, अगर हम बात करें उनकी खुद की सीट्स की, हम बात करें टॉयलेट्स की, क्लीन नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी पीने की, तो बहुत सारी चीज़ें। हालांकि डिस्पेंसरी का अभी हाल ही में जो है इनॉग्रेट किया है, आप ही ने इनॉग्रेट किया है, पर मेंटेनेंस, जैसे वाटर कूलर का भी अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, पर मेंटेनेंस एक रेगुलर बेसिस पे जिससे कि वो चीज़ें बरकरार रहें, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो ये प्रोफेशन है एडवोकेसी, जो मैं समझ पाता हूँ या मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है, कोई जुडिशल अफसर नहीं बनना चाहता था, सब एडवोकेट बनना चाहते थे। और वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत रॉयल प्रोफेशन माना जाता था। बहुत ही ऊंचे घराने के जो लोग होते थे वही एडवोकेट होते थे, क्योंकि वो पब्लिक की फीलिंग को कोर्ट के सामने रखते थे। क्योंकि जितना अच्छा एडवोकेट होगा उतना ही अच्छा जजमेंट होगा, और एडवोकेट ही वो शख्स है जो एक लिटिगेंट और जज के बीच में एक सामंजस्य बनाता है और उसी के अनुसार उसका जजमेंट होता है। यदि सही तथ्यों को बयान किया जाए तब जजमेंट भी सही होगा और पार्टीज़ भी जो है विक्टिमाइज नहीं होंगी। लेकिन कुछ समय के अंतर्गत ये भी मैंने देखा है कि कुछ वो मतलब ये वैसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी आवश्यकताएं लोगों की हो गई हैं कि वो चाहते हैं कि आज वकालत शुरू करें और आज ही 1 लाख रुपया महीना की आमदनी हो जाए। ये प्रोफेशन वो प्रोफेशन नहीं है कि आप आज आए और आज से ही सैलरीड वो हो जाए।
इसको जब तक आप फुली मैच्योर नहीं होते तब तक कि ये प्रोफेशन आपको रिटर्न नहीं देता, आपकी मेहनत पहले मांगता है। बट ये जो टेंडेंसी है कि आज ही से हम रिच हो जाएं, आज ही हमारे पास गाड़ी बंगला हो जाए, तो वो जो है चीज़ें कुछ उनको डिस्टर्ब करती हैं और वो इस प्रोफेशन को या इसी वजह से छोड़ देते हैं या वो इसको अच्छा नहीं मानते हैं। पर मेरा मानना ये है, वो सभी लोग जो पिछले 5 से 10 साल यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, वो आज सब वेल ऑफ हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है और वो ये अपने आप को अच्छा मानते हैं कि वो एडवोकेट लाइन उन्होंने पिक किया। जी। लेकिन सर जैसे कि हम अभी जैसे जो सवाल किया वो ये था कि यहाँ पर जो है यहाँ फैसिलिटीज़ देखिए, थोड़ी यहाँ सी पर नहीं है। यहाँ जो जितना भी ये सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम है और पुराने सिस्टम को यदि आप देखें तो ये बिल्कुल रिच उसका सिस्टम है। यहाँ पर किसी एडवोकेट के लिए चैम्बर का कोई कंसेप्ट नहीं था, केवल बस्तों का था जहाँ पे उनका मुंशी आए, बस्ता रखे और आज की टोटल प्रोसीडिंग, क्योंकि एडवोकेट का काम किसी चैम्बर में बैठना नहीं है, उनका कोर्ट टू कोर्ट जाना है और कोर्ट में ही जाना है और मुंशी को केवल एक जगह पे रखना है, जो मुंशी वो जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, टिकट है, स्टैम्प है, वो करता रहे। तो यहाँ किसी एक परमानेंट चैम्बर की किसी भी एडवोकेट को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जितना भी वो केस वर्क तैयार करते हैं वो अपने रेजिडेंस पे करते हैं। रेजिडेंस पर उनके बहुत अच्छे अच्छे चैम्बर होते हैं जहाँ पर वो अपनी पूरी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं। यहाँ ना तो लाइब्रेरी आप मेंटेन कर सकता है कोई भी एडवोकेट, क्योंकि उसको इतना स्पेस मिल ही नहीं सकता। वो तो केवल ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है, जो एफिडेविट बनना है या कोई ऐसी चीज़ बननी है, उसके लिए केवल उसको एक व्यवस्था है कि छोटा सा एक जगह हो जहाँ पे वो बैठकर वो डॉक्यूमेंट लिटिगेंट से करवा सके। बाकी एडवोकेट को किसी चैम्बर की कोर्ट कैंपस में ज़रूरत नहीं होती, वो तो केवल एडवोकेट आर्गूमेंट के लिए बना है, आर्गूमेंट तैयार करके रेजिडेंस से आता है और यहाँ पर आर्गूमेंट कोर्ट में जाता है। यदि वो अपने चैम्बर में बैठा है तो ये मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, वो रेजिडेंस जा सकता है यदि उसका काम ख़त्म हो जाए। जी सर। तो इस वजह से कोई टॉयलेटरीज या किसी और बाथरूम या किसी ऐसी उतना आवश्यकता ही नहीं है। लिटिगेंट्स के लिए जो बने हुए हैं बाथरूम वगैरह, वो क्योंकि पब्लिक जो है वो नॉर्मली 50,000 से 1 लाख के बीच में डेली आती है, तो इतनी बड़ी पब्लिक को इतनी सुविधा प्रदान करना, क्योंकि टॉयलेट्स भी अभी ओपन किए गए हैं, टॉयलेट्स की वॉशिंग भी होती है, एक बार मॉर्निंग में होती है, एक बार इवनिंग में होती है, लेकिन तब भी क्योंकि फ़्लो ज़्यादा है और उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं टॉयलेट में कहीं ना कहीं कुछ रहता है, कमी रहती है। और वो पब्लिक प्लेसेस के अंतर्गत ऐसी कमी को कई बार नज़रअंदाज भी किया जाता है, बट केयरफुल हैं हम कि वो सभी चीज़ें, वाटर कूलर भी लगवाया गया है, एक वाटर कूलर विदिन वीक और लग जाएगा, जिससे कि गर्मी के मौसम में वो ठंड मतलब थोड़ा सा पानी का व्यवस्था हो सके। जी सर। सर एक सवाल और था, वो ये था कि आजकल क्योंकि आपने जैसे बताया कि लॉ में सभी लोग आने लगे हैं और एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी या तो फर्स्ट ईयर में है या अभी उन्होंने लॉ की नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने प्रैक्टिस करना यहाँ शुरू कर दिया और कोट, एक काला कोट पहनना शुरू कर दिया है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जितने भी लॉ इंस्टीट्यूट हैं सब ने ये कहा हुआ है कि उनको जो ट्रेनिंग है, जो उनका इंटर्नशिप है, वो लास्ट ईयर में है। बट वो एडवोकेट जो जिनके फादर या कोई उनका रिलेटिव जो है वो एडवोकेट है, तो वो कुछ बच्चे जो है वो आना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कोई कि उनको नहीं आना चाहिए, बट उनका ये नहीं है कि वो काला कोट डालें जब तक उनको परमिटेड नहीं है। आफ्टर ट्रेनिंग उनको परमिटेड है तो वो काला कोट डालना या आर्गूमेंट करना या फाइलों को टच करना वो उनको नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, बार काउंसिल के द्वारा वो रजिस्टर्ड हो जाए, उसी के बाद वो प्रैक्टिस के लिए सक्षम माने जाएंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले किसी सीनियर या अपना जो उनके सीनियर एडवोकेट रिलेटिव हैं उन्हीं के साथ वो अटैच हो सकते हैं, केवल हियरिंग को सुन सकते हैं, बाकी वो एक्ट अपॉन नहीं कर सकते। सर जैसे कि एक मैक्सिम है कि जज नेवर रिटायर्स, इसके चलते जितने भी पेंडिंग केसेस है यहाँ पर, उसके लिए जैसे परमानेंट लोक अदालत है या कंज्यूमर कमीशन है, इसमें जो भी आपको लगता है कैपेबल लॉयर्स हैं या सीनियर लॉयर्स हैं, उनको एलिवेट करके मजिस्ट्रेट या जजेस की पोस्ट हम नहीं दे सकते, जैसे कि हाई कोर्ट में भी होता है। इससे जितने पेंडिंग केस, जैसे अभी बताया, जितने भी पेंडिंग केस है वो कुछ हद तक ख़त्म हो सकते हैं, या उनकी जो जितने भी उनके नंबर्स
नंबर्स हैं वो कम हो सकते हैं? देखिए, जो आप देखेंगे कि आपने जो मैगज़ीन बोला है उसका आप एग्ज़ाम्पल देखिए और ख़ुद ही आप समझ गई हैं कि पीएलए में जो हैं वो मेंबर्स भी होते हैं और वो पीएलए के चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड जुडिशल अफसर हैं। जो मेंबर हैं वो चाहे वो लीगल साइड से, चाहे एडवोकेट हों या सोशल उससे बैकग्राउंड से हों, वो हो सकते हैं। तो ऐसा कहीं वो नहीं है। सिमिलरली जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके अंतर्गत भी यही सुविधा है कि चेयरपर्सन जो है जुडिशल अफसर है और मेंबर सोशल और लीगल उससे बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो 138 के केसेस हैं एनआई एक्ट के, उसके अंतर्गत भी जो जुडिशल अफसर रिटायर्ड है उसको दिया जाता है। ऐसे ही स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं वो भी रिटायर्ड हैं। तो ये सब सुविधाएं जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा की गई हैं कि जो जिनके अंतर्गत जो स्किल है उसको पोस्ट रिटायरल के अंतर्गत भी उसका लाभ लिया जा सके, और वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन चीज़ों को लिया जाए। तो इस वजह से डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत एडवोकेट्स और जुडिशल अफसर को की सेवाओं को लिया जा रहा है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान। देखते रहिए उत्थान न्यूज़।